नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। फ्रेंड्स, ये इस लेक्चर सीरीज़ का 11th लेक्चर है। अगर आप में से किसी ने बाकी के 10 लेक्चर्स नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। वहाँ पर हमने कुछ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की स्कीम्स को फिनिश कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री आपकी होने वाली हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को। फिर हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। उसके बाद हम देखेंगे परिवेश के बारे में। ये रिसेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, जो आपके रिसेंट एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा मिशन है वो क्लाइमेट चेंज और उसके अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लिए गए कुछ मेजर्स हैं उससे डील करता है, ठीक है। देखिए कहाँ क्या बात करता है ये, तो ये बात करता है हमें ऐसे एक्शंस लेने हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने हैं जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट सबसे कम हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हम कम कर सके क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम कर पाएँ। साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लें, ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस प्रकार का डेवलपमेंट है जहाँ पर डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसको हम ज़्यादा हैम्पर ना होने दें, साथ ही साथ डेवलपमेंट के साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दोनों ही सर्वाइव कर पाए, ठीक है। ये इस प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यही मकसद होगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ऐड किया गया है जो कि है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, अंडर पेरिस एग्रीमेंट। देखिए हर साल यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है। तो इसकी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी मीटिंग हुई थी कहाँ पर? पेरिस में 2015 में। वहाँ पर एक टर्म पेश की गई थी लोगों के सामने, सभी देशों के सामने, जिसका नाम था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हर जो नेशन है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन में, ठीक है ना, कितना हमारा कार्बन एमिशन है, इस बात को ये बताता है, ठीक है। तो लोगों को ना हर एक कंट्रीज को एक कैप दी गई थी कि इससे ज़्यादा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जो है आप कार्बन को एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी के ऊपर फोकस करेगा कि किस प्रकार से हम जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है हम उसे फुलफिल कर पाएँ, ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। इसका एक इम्पॉर्टेंट मकसद और होने वाला है कि देखिए क्या होता है कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो इसका जो प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पड़ता है। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन से होते हैं हमारे? देखिए सबसे पहले तो फार्मर्स, ठीक है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए उनकी जो क्रॉप्स होती है ना वो डैमेज होने की कगार पर आ जाती है। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी जो क्रॉप पैटर्न होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो तो उन्हें अलग अलग मेजर्स वो ले लेते हैं जिसके थ्रू वो जो है अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। उनके पास पैसे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये भी होगा कि हमारे जो वनरेबल और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हम उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर पाएँ और उनका लॉस होने से बचा पाएँ, ठीक है। ऑलराइट, देखिए ये जो पूरा मिशन होने वाला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक अम्ब्रेला मिशन होने वाला है, यानी कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सब मिशंस भी हैं। वो कौन कौन से छोटे छोटे मिशंस हैं? देखिए नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सोलर एनर्जी में फोकस करना। अगला आपका मिशन है नेशनल मिशन ऑन इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी बना के रखना। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, ठीक है ना। सस्टेनेबल हैबिटाट में समझा चुका हूं आपको, जहां पर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट साथ में सर्वाइव करे, ठीक है। फिर है आपका नेशनल वाटर मिशन, ठीक है।
उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है हर बार, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगेन, हम जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से होता क्या है कि जो प्रेजेंट की फार्म प्रैक्टिसेस है उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे आपके जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है उनका। कैसे? जैसे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, उसके साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज का गलत मैनेजमेंट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आते हैं फार्मिंग की प्रेजेंट प्रैक्टिसेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारा पानी फार्मर्स के द्वारा फील्ड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है जिससे जो अपर लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आती है लैंड के, ठीक है ना। यूरिया वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं इन्हें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाना, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ऑलराइट। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। सारे ही सब मिशंस उम्मीद है आपको नाम से ही क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इतना ज़्यादा कुछ ये है भी नहीं हैवी, ठीक है। अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ऑलराइट, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो पॉलिसी है इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? जैसे मैं बता चुका हूँ, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही प्रोटेक्शन का काम होगा, ठीक है ना, जो हमारी वनरेबल और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका प्रोटेक्शन। फिर है अचीविंग नेशनल ग्रोथ, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हमारी नेशनल ग्रोथ में भी हैम्पर हो, नेशनल ग्रोथ को भी अचीव करना इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ, ठीक है, ऐसे मेजर्स लेना। फिर है डिवाइजिंग एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर एंड यूज डिमांड साइड मैनेजमेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। फिर बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो बेटर टेक्नोलॉजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी है, ठीक है ना, BS6 BS5 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। BS4 था, फिर BS5 को हमने स्किप करके BS6 पे चले गए। टेक्नोलॉजी में हमने सीधे सीधे एडवांसमेंट किया है, ठीक है ना, तो ये करना है हमें। उसके बाद मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, टू रिवॉर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलराइट। फिर है इंक्लूसिविटी, ठीक है, दैट इनवाइट्स लिंक्स अप एंड सिविल सोसाइटी एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सभी का पार्टिसिपेशन लेके चलना, पीपल्स का, सिविल सोसाइटीज़ का, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, पंचायत वगैरह होती है, उन सब का पार्टिसिपेशन भी लेके चलना, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आता है जो कि है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान ना, ठीक है ना, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया है लोकल गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ठीक है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगेन जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो आपकी जंगलों में रहने वाले जो जीव पशु पक्षी है उन सब का डेवलपमेंट साथ लेके चलना। अगेन ये जो स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आपके स्मॉल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इन सभी की एक बड़ी सी स्कीम एक अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया इन सभी छोटी छोटी स्कीम्स को, जिसका नाम हमने दिया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ऑलराइट। इस स्कीम में क्या किया जाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्कीम का है वो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हमें कम करना है। अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? देखिए, कई बार आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती होंगी कि रोड पे चलते हुए किसी टाइगर वगैरह या फिर किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कार वगैरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक वगैरह से वो टकरा जाता है, ठीक है। या फिर कई बार आपने ऐसा सुना होगा जो एनिमल होता है, कोई टाइगर वगैरह जो है वो ह्यूमंस की सोसाइटी के अंदर घुस गया है, ठीक है, वहाँ पे उसने लोगों को मार दिया है, तो इन्हीं को हम कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसे हमें रिड्यूस करना है। इससे होता क्या है ना कि दोनों के लिए वो सही नहीं है, एनिमल की जान को भी खतरा रहता है, साथ ही साथ इंसानों की जान को भी खतरा रहता है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसी पर हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है कि किस प्रकार से हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर पाएँ, ठीक है। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला इसका कंपोनेंट होगा सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या कौन कौन से होते हैं? तो नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, कंजर्वेशन रिजर्व, रिवर्स एंड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है ना। इसमें कम्युनिटी रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। उम्मीद है कि आपने सभी ये वाली जो पॉइंट्स है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, इनके बारे में आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी इन्वायरमेंट में इन चीज़ों को पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद होता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोटेक्ट नहीं करना है वाइल्ड लाइफ को, जो बाहर है प्रोटेक्टेड एरिया से, जो नेशनल पार्क से बाहर लाइफ है, उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर जो एनिमल्स हैं, उनका भी प्रोटेक्शन हमें करना है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑलराइट, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है परिवेश से रिलेटेड, ठीक है ना। क्या है परिवेश? देखिए, इसको मैं आपको यही समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो आपको उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, कि आपकी जो फैक्ट्री है वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को एमिट करेगी, कितने एमिट करेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करेगी, ठीक है ना, कितनी जगह में होने वाली है, लैंड का वो कितना यूज़ करने वाली है। इस प्रकार के सभी क्लियरेंस आपको लेने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है कि उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आपको पॉल्यूशन का लेना है तो आपको अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, किसी और फर्दर चीज़ का क्लियरेंस लेना है तो अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। परिवेश का मतलब है कि एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जहाँ पर आपको जो भी क्लियरेंस है वो एक ही विंडो में, ठीक है ना। जैसे कि आप बैंक जाते हैं तो अलग अलग विंडोज़ होती हैं, बोलते हैं कि काउंटर नंबर 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ। तो ऐसा ना होकर आपको एक ही काउंटर पे सारे के सारे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन मिल जाए, सारे क्लियरेंस जो है वो आपको वहाँ से मिल जाए, ठीक है ना। तो यही मकसद होगा परिवेश का, ठीक है। ये एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन है, ठीक है, जहाँ पर सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, ऑनलाइन सबमिशन, आप जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। मॉनिटरिंग हो जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ प्रपोजल सीकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़। आपको सारी अथॉरिटीज़ से जो भी क्लियरेंस लेना होगा वो आपको एक ही विंडो के अंदर मिल जाएगा। ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स में सिटीजन्स टू व्यू, ट्रैक एंड इंटरेक्ट विथ स्क्रूटिनिटी ऑफिसर्स, जनरेट्स ऑनलाइन मेल अलर्ट्स टू स्टेट फंक्शनरीज, ठीक है ना। इस प्रकार की आपको बेनिफिट इससे मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि न्यूज़ में भी रही हैं, वो है आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। अगली है आपकी ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। चलिए इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ को, इन दोनों ही स्कीम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखिए, इस स्कीम का मकसद है, जितनी भी स्कीम्स अब प्रेजेंट में लेके आई जा रही हैं, ठीक है ना, वो चाहे फार्मर्स के रिसेंट बिल्स हों जो कि पास किए गए हैं, ठीक है, राज्यसभा से, या फिर इस प्रकार की कोई भी स्कीम हो, वो सभी स्कीम का मकसद है कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ठीक है। इसका मकसद भी यही है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, संपदा, उनके जो रिसोर्स हैं उसको डेवलप करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी अगेन एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है ना। इसके अंदर भी छोटे छोटे सब मिशंस या फिर सब प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, मेगा फूड पार्क्स है, ठीक है, आगे चल के इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और कौन सा है? इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ एक्सपांसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग परसिवरेंस कैपेसिटीज, ये भी है इसकी का पार्ट। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ऑलराइट। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये सभी इसी का पार्ट हैं, ठीक है। मकसद क्या है? देखिए, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लेके आना और एग्री वेस्ट को कम करना। फुल फॉर्म क्या है संपदा का? तो स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। अगेन आपको पता होगा डिफरेंसेस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको प्रपोज किया गया था 14th फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा,
ठीक है ना। ये टाइम पीरियड इसका रहेगा इस स्कीम का 2016 से लेकर 2020 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो अंदर जो सब स्कीम्स हैं, सब मिशंस हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेगा फूड पार्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेगा फूड पार्क जो है, आपको पता ही होगा मेगा फूड पार्क क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जैसे कि चिप्स वगैरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज वगैरह होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसको, सबसे पहले तो आलू लगेगा चिप्स के लिए, ठीक है ना। तो फार्मर्स के डायरेक्ट जो डिलीवरी है वो इस फूड पार्क तक हो पाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक हो पाए, उसके बीच में जो जो भी चीज़ें आएंगी फार्मर को हेल्प करने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हों, ठीक है, उसके लिए फेयर प्राइस फार्मर को मिले, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है ना। फिर उसके साथ ही कोल्ड चेन वैल्यू सिस्टम होगा। कोल्ड चेन यानी कि जो फार्मर का प्रोड्यूसर्स है उसको स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी मिल पाए, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन कैसे हो जाएगा, जैसे कि आप एक आलू है वो 10 रुपये का 1 किलो बिकता है, ठीक है ना। अगर आपने उसकी वैल्यू एडिशन कर दिया, आलू की चिप्स बना दी, ठीक है ना, तो कुछ एक 10 रुपये के आलू, 10 रुपये की अगर आप चिप्स लेने जाएंगे तो कितने रुपये, कितने की उसमें कितना वेटेज होगा कुल मिला के 200 ग्राम का, है ना। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया ना। तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन एंड परजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है। इसके बाद आएगा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ठीक है ना। क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड परसिवरेशन कैपेसिटीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। स्कीम्स फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस से मतलब है जैसे कि अगर इंडस्ट्री के पहले फार्मर से इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना, फिर इंडस्ट्री से मार्केट में पहुंचने की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो इसी को हम कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट, ठीक है ना। एक मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को, एक अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक ढंग से उनको पता हो कि हमें कब क्या करना है, कैसे हमें जो है अपना जो प्रोडक्ट है उसको ले जाके मार्केट में बेचना है, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशन में डेवलप करना है, ऑलराइट। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड, ठीक है ना। ये क्या है इसका मकसद, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगेन इस स्कीम का मतलब भी है कि हमें फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन स्कीम इसी के अंदर इसका पार्ट है। प्राइस फिक्सेशन यानी कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, जैसे आपके टमाटर वगैरह हैं, ठीक है ना, इनको आप स्टोर वगैरह करके नहीं रख सकते। इनको जैसे ही अगर आपने इनको प्लग कर लिया है, ठीक है ना, आपने इनको निकाल लिया है और आप मार्केट में बेचने के लिए निकले हैं, तो आप इनको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ये ख़राब हो जाएंगे, तो आपको इनको बेचना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती हैं, ठीक है। कैसे फ्लक्चुएट होती हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। सप्लाई अगर एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही जो प्राइस है ना, जिसके कारण फार्मर्स को कई बार लॉस भी हो जाता है, तो उससे फार्मर्स को बचाना, ठीक है। अब फार्मर्स ने तो पैदा कर लिया आलू, ठीक है ना, उसने सोचा था कि यार मुझे इसका अच्छा भाव मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन जब वो अपनी जो फसल उसकी पैदा हुई उसमें थोड़ा समय लग गया, जब वो बेचने गया तो अब उसको उसकी सही रेट नहीं मिले, जिसके कारण उसको लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ये बचा के रखना फार्मर्स को कि उसको ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना, टू रिड्यूस प्राइस वॉटिलिटी एंड एग्रीकल्चर कमोडिटी सच एज वेजिटेबल्स, ऑलराइट, ठीक है ना। इसमें जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है ना, वो 3 मेन वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस कर रही है। कौन कौन सी आपकी, टोमेटो है, अनियन है और पोटैटोज है, ठीक है। एक NAFED एजेंसी होने वाली है, इसका क्या फुल फॉर्म है, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये नोडल एजेंसी होने वाली है जो कि इंप्लीमेंट करेगी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को, ठीक है ना, प्राइस को स्टेबलाइज करके रखे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आने दे, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी एजेंसी जो है वो काम करेगी, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारी अगली मिनिस्ट्री की इस इंपॉर्टेंट स्कीम को, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट मिशन हैं। कौन कौन से हैं, नेशनल आयुष मिशन और है स्वस्थ रक्षा प्रोग्राम। चलिए फटाफट इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे आयुष बता दीजिए, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। अगर कोई ये लेक्चर्स लाइव देख रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप
जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्योंकि आगे चल के तो मैं बताऊंगा ही आपको कि आयुष के अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, ठीक है ना, मेडिसिन की। आप सबसे पहले कमेंट कर दीजिए अगर आप देख रहे हैं तो लाइव, ठीक है। देखिए मकसद क्या है इस स्कीम का। सबसे पहले तो जो आयुष की सर्विसेज होती हैं, आयुष यानी कि आपकी जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिसेस है, योगा की सर्विसेज है, यूनानी मेडिसिन है, इन सर्विसेज का कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट लोग उठा पाएँ, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो है काफ़ी कॉस्टली हो जाता है ये प्रोग्राम, लेकिन ऐसा ना हो के लोगों को ये सर्विसेज जो हैं वो सही रेट पर मिल पाएँ, ठीक है। ये ताकि एक इनकी यूनिवर्सल एक्सेस पैदा की जा सके, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, देखिए आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी डेवलप करने का प्रोग्राम इस मिशन के अंदर है, ठीक है। स्ट्रेंथन किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट स्टेट लेवल पर। उसके साथ ही साथ फार्मर्स को भी मेडिसिनल प्लांट उगाने को कहा जाएगा बाय अडॉप्टिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। और अगर कोई फार्मर जो है वो मेडिसिनल प्लांट को उसको प्रोड्यूस करता है तो उसको उसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है, ताकि फार्मर को भी बेनिफिट हो और फार्मर्स भी मोटिवेटेड हो कि हमें जो है मेडिसिनल प्लांट्स को अपनी फील्ड पर ग्रो करना है, ठीक है। देखिए होता क्या ना कि हम बोलते तो हैं कि आयुर्वेदा जो है इंडिया, हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं ना आयुर्वेदा के बारे में, कितनी अच्छी टेक्निक है जो कि इंडिया में डेवलप हुई है, इसका प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन हम अभी भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना वो भी हम बहुत सारे बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हम यहीं पर ही ग्रो कर पाएँ, ठीक है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी 2040 में और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 तक, ठीक है। आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, तो आपका सबसे पहले तो आयुर्वेदा है, ठीक है ना, फिर योगा एंड नेचुरोपैथी है, यूनानी मेडिसिन है, सिद्धा एंड सोवा रिग्पा है और होम्योपैथी मेडिसिन है, ठीक है। याद रखिएगा इनको, हो सकता है कि आपसे ऑप्शनल में क्वेश्चन के ऑप्शन में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। आपको ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं कि बताइए इनमें से जो है वो कौन सा आयुष का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सब्सिडी फार्मर्स को दी जाएगी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एड इन ग्रांट विल बी ट्रांसफर थ्रू ट्रेजरी रूट्स टू स्टेट गवर्नमेंट विच इज इन टर्न विल ट्रांसफर द फंड टू द स्टेट आयुष सोसाइटी अलॉन्ग विथ स्टेट शेयर। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, स्टेट को भी ग्रांट इन एड मिलेगी अगर वो आयुष प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं तो, ऑलराइट। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि है स्वस्थ रक्षा प्रोग्राम। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। देखिए हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन को विलेज में उसकी अवेयरनेस फैलाना, ठीक है ना, हेल्थ की अवेयरनेस फैलाना, क्लीनिनेस प्रोग्राम्स को रूरल एरियाज तक, विलेजेस तक लेके जाना, ठीक है ना, वुमेन हेल्थ के बारे में लोगों को बताना, ठीक है ना, ये सब ही होगा इस प्रोग्राम का मकसद। किस प्रकार से बताया जाएगा, तो देखिए मास कैंपेनिंग की जाएगी, किसकी मदद से रैलीज वगैरह निकाली जा सकती हैं, नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, फोकसिंग ऑन पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड सोशल हाइजीन के बारे में, एंड आर बीन अंडरटेकन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मिशन था स्वस्थ रक्षा प्रोग्राम। मकसद क्या है इसका, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक।